हेलो एवरीवन। जैसे कि हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था दैट वी आर गोइंग टू कवर सब्जेक्ट्स दैट आर नॉट दैट कॉमनली अवेलेबल ऑन वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो उसी सेंस में वन ऑफ द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट वी आर चूजिंग इज हाइड्रोलॉजी। अगर एक शब्द में बात करी जाए तो हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वाटर। तो कैसे कैसे हम इस सब्जेक्ट में आगे बढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। अगर हम कोर्स के आउटलाइन की बात करें तो मैंने इस सब्जेक्ट को 6 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, 6 सब सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया है। जैसे चैप्टर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद प्रेसिपिटेशन, एब्स्ट्रैक्शन इन प्रेसिपिटेशंस, स्ट्रीम फ्लो मेजरमेंट एंड रन ऑफ, हाइड्रोग्राफ एंड फ्लड राउटिंग। देखिए, अगर हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करें तो हर चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। पर अगर हम कॉम्पिटेटिव लेवल की बात करें, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करें, जैसे अगर हम गेट की बात करें और हम पिछले 20-30 साल के पेपर्स को एनालाइज करें तो हमें पता लगेगा चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट। प्रेसिपिटेशन में से, एब्स्ट्रैक्ट इन प्रेसिपिटेशन में से और हाइड्रोग्राफ्स में से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो क्या पूछा जाता है, किस किस तरह पूछा जाता है, वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल हम केवल इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे इस सब्जेक्ट का। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो वी आर गोइंग टू डील विद 4 डिफरेंट टर्म्स, दैट इज हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, कैचमेंट एरिया और वाटर बजट इक्वेशन। क्या होती हैं ये, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला सवाल दिमाग में जो आता है वो है व्हाट इज हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। हाइड्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ वाटर दैट डील्स विद द अकरेंस, सर्कुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ एंड द एटमोस्फेयर। मतलब क्या है इस बात का कि हाइड्रोलॉजी है क्या, एक तो पानी की स्टडी है और पानी के होने को, उसके पूरे वातावरण में घूमने को। मतलब हम सब वाटर साइकिल के बारे में जानते हैं कि वाटर इवेपोरेट्स एंड गो इन द एटमोस्फेयर देन केम बैक इन द फॉर्म ऑफ रेन। तो इस पूरे सर्कुलेशन को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, जिस भी तरीके से वाटर पूरी अर्थ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस सब की स्टडी को हम हाइड्रोलॉजी में पढ़ते हैं। हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग क्या होती है? हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग इज चीफली कंसर्न विद द फ्लो एंड स्टोरेज ऑफ वाटर। जो भी हमारा पानी स्टोर होता है, मान लीजिए हमारा कोई रिजर्वर है, तो कितनी बारिश के बाद वो रिजर्वर कितना फुल हो जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं। हाइड्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग ऑल्सो फोकस ऑन प्रिवेंशन फ्लड एंड लेसनिंग द इफेक्ट ऑफ फ्लड, ड्राउट एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स। जब भी हम फ्लड की बात करेंगे या फ्लड के इफेक्ट को कम करने की बात करेंगे तो वो सब्जेक्ट जो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करेगा वो है हाइड्रोलॉजी। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। 1-2 बार सवाल भी आए हैं, ईएससी में भी सवाल आया है इससे रिलेटेड। क्या आया है हम आगे देखेंगे, बट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती क्या है? वाटर अकरिंग ऑन द अर्थ एंड द एटमोस्फेयर इन ऑल 3 स्टेजेस। हम जानते हैं कि जो पानी है हमारी धरती पर वो हमें हर तीनों फॉर्म में मिल जाता है। सॉलिड की फॉर्म में मिल जाता है, यानी कि आइस की फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है वाटर, और गैस वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तीनों फॉर्म में मिल जाता है। देयर इज एंडलेस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोस्फेयर। तो बहुत सारे तरीके हैं इन सब के आपस में कन्वर्जन के मतलब, जैसे कि हम जानते हैं इवेपोरेशन हुई तो पानी लिक्विड फॉर्म से सीधा वेपराइज फॉर्म में आ गया। उसके बाद ऊपर जाके कंडेंसेशन हुई, कंडेंसेशन के बाद अगर सही टेम्परेचर मिल गया तो वाटर वेपर से सीधा आइस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीधा गैस से सॉलिड फॉर्म में भी आ गया, गैस से लिक्विड फॉर्म में भी आ रहा है, लिक्विड से गैस फॉर्म में भी आ रहा है। तो एंडलेस सर्कुलेशन है इन सब के आपस में। उन्हीं सर्कुलेशन की साइकिल को हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं बेसिकली। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन विच वाटर मूव्स फ्रॉम वन फेज टू अनदर हैविंग डिफरेंट रेजिडेंस टाइम इन ईच फेज। रेजिडेंस टाइम क्या होता है, आगे आएगा पॉइंट, मैं आपको बताऊंगा रेजिडेंस टाइम क्या होता है। बट फिलहाल के लिए हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती क्या है? पानी की एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होना और उस स्टेट में थोड़ा बहुत टाइम बिताना, उसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहते हैं। अब हम सब जानते हैं हर साइकिल को चलने के लिए कहीं ना कहीं से एनर्जी की जरूरत होती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को चलने के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? तो सन इम्पार्ट्स एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सन ही है जिसके कारण हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होती है, जिसके कारण बारिश होती है, या फिर और जो भी चीज़ें हम देखते हैं, नदियों का बहना हो गया, जो कुछ भी हो गया, वो सब सन, कहीं ना कहीं सन से एनर्जी हमें प्रोवाइड होती है और उसी एनर्जी के बेसिस पे ये सब प्रोसेस हो पाती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का आपके लिए एक एग्जाम्पल निकाल के रखा है। तो आप देख सकते हैं, जब हम लेफ्ट साइड देखते हैं तो इवेपोरेशन फ्रॉम ओशन, लेक एंड स्ट्रीम, यहाँ पे इवेपोरेशन हो रही है और ट्रांसपिरेशन हो रही है। क्या दोनों एक ही चीज़ है? नहीं, एक ही चीज़ नहीं है।
एक्चुअली हो रहे हैं, बन रहे हैं वेपर्स ही, बट ट्रांसपिरेशन तब होती है जब प्लांट्स अपनी बॉडी से एक्सेसिव वाटर को बाहर भेजता है और उससे वेपर्स बनते हैं। और इवेपोरेशन आप सब जानते हैं, जब सीधी सनलाइट किसी भी वाटर बॉडी के ऊपर गिरती है तो वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सब वाटर वेपर्स ऊपर जाके कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस होकर आगे बढ़ते हैं, हवा इन्हें आगे लेके जाती है अपनी जगह से, और जब इन्हें सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट मतलब बारिश की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, ग्रिजल्स की फॉर्म में ये ज़मीन पर आ जाते हैं वापस। फिर हम सब जानते हैं ये सब रन ऑफ की फॉर्म में दोबारा जाके वाटर बॉडी से मिल जाते हैं, या तो ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं जाके, या फिर किसी वाटर बॉडी से मिल जाते हैं जाके। तो अगर हम एक लाइन में समझे वाटर साइकिल को, तो वाटर साइकिल क्या है? अर्थ वाटर कंटिन्यूसली मूव थ्रू द एटमॉस्फेयर इनटू एंड आउट ऑफ ओशियन ओवर द लैंड सरफेस एंड अंडरग्राउंड। ये आपको शब्द दिख रहा है ना लास्ट में, ओवर द लैंड सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है ये इंपॉर्टेंट, अभी बताता हूँ। ये क्वेश्चन आया था ESC प्री 2009 में। क्या क्वेश्चन था? इफ इवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस ओनली ओवर ओशन बॉडी विल इट स्टिल बी कॉल्ड एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल? क्या पूछा है कि अगर इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन दोनों की दोनों ओशन के सरफेस पे हो जाए, मतलब इवेपोरेशन हो, जो लिक्विड फॉर्म से वो वेपर्स की फॉर्म में जाए, ऊपर जाके कंडेंस हो, थोड़ा सा आगे जाए, सूटेबल इन्वायरमेंट मिले उसे, और वो बारिश बन के दोबारा ओशन के अंदर गिर जाए, तो साइकिल तो पूरी कंप्लीट हो गई। क्या हम इसे भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहेंगे? तो इसका आंसर था नहीं, इसे हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं कहेंगे। ये एक सही डेफिनेशन नहीं है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कहलाने के लिए वहाँ पे लैंड का होना बहुत ज़रूरी है। बारिश जो है वो धरती पे गिरनी ज़रूरी है, धरती से दोबारा पानी फिर ओशन में आना ज़रूरी है। जब तक लैंड उसके अंदर कवर नहीं हो रही तब तक हम उसे कंप्लीट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल नहीं कहते। ठीक है, ये दो केस मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं। इस तरह का भी क्वेश्चन आया है पहले। तो क्वेश्चन बेसिकली ये आया था कि ओशन के ऊपर इवापोरेशन ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है, और सवाल ये भी आ सकता है कि लैंड के ऊपर इवापोरेशन ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है। अब हम इक्विलिब्रियम देखते हैं आगे। मान लीजिए ओशन का जो वाटर है वो इक्विलिब्रियम में है, तो यानी जितना पानी है हमेशा से उतना ही रहेगा। तो ओशन के अंदर पानी के आने के सोर्स कितने हैं? ओशन के अंदर या तो पानी प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में आ सकता है, बारिश हो सकती है सीधी सीधी ओशन में, या रन ऑफ की फॉर्म में आ सकता है। जो भी पानी माउंटेन्स पे गिरा था, लैंड पे गिरा था, वो नदियों के सहारे बह के दोबारा ओशन में आ जाए। ये दो ही तरीके हैं केवल ओशन के अंदर पानी के आने के। और ओशन से पानी बाहर जाने के कितने तरीके हैं? केवल इवेपोरेशन। ऐसा तो है नहीं कि बाल्टी से हम पानी निकाल के धरती पे डाल देंगे या कहीं और ले जाएंगे। केवल बारिश ही है जो ओशन का पानी लैंड पे वापस ला सकती है। तो यहाँ अगर हम देखें, इवेपोरेशन इज अ बिगर सेट। इवेपोरेशन कवर्स बोथ रन ऑफ एज वेल एज प्रेसिपिटेशन। तो इसीलिए ओशन में हमेशा इवेपोरेशन ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन कम होती है। याद रखिएगा इस बात को। दूसरी तरफ अगर हम लैंड की बात करें तो लैंड में हमें पता है प्रेसिपिटेशन, पानी आने के तरीके कितने हैं? केवल प्रेसिपिटेशन है। जैसे हमने बताया, हम बाल्टी से पानी तो ला नहीं सकते, केवल और केवल बारिश की, बर्फ़ की फॉर्म में ही पानी लैंड पे आ सकता है। और लैंड से वापस ओशन में जाने के कितने तरीके हैं भाई? रन ऑफ भी हो सकता है भाई, इवेपोरेशन भी हो सकती है। मान लीजिए वो जो पानी गिरा था वो एक लेक में गिरा, लेक से सन की हीट की वजह से वो दोबारा इवेपोरेट होकर और फिर कंडेंस होकर ओशन में जाके गिर गया, तो वो भी पानी धरती से जाके ओशन में चला गया ना। और ट्रांसपिरेट भी हो सकता है। ट्रांसपिरेट कैसे भाई? प्लांट्स ने वो पानी को यूटिलाइज किया, फिर ट्रांसपिरेशन हुई, फिर वो पानी वहाँ से चला गया। तो जब हम लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे बिगर सेट क्या है? यहाँ पे बिगर सेट प्रेसिपिटेशन है हमारा। प्रेसिपिटेशन इन्वॉल्व्स ऑल थ्री चीज़ें। अगर ये पूरा सिचुएशन इक्विलिब्रियम में है तो ये तभी हो सकता है जब हमारा प्रेसिपिटेशन इवेपोरेशन से ज़्यादा हो। ठीक है, तो याद रखिएगा, ओशियन में इवेपोरेशन इज मोर देन प्रेसिपिटेशन, वेयर एज ऑन लैंड प्रेसिपिटेशन इज मोर देन इवेपोरेशन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के 6 मेन कंपोनेंट्स हैं जिनमें पूरी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कवर हो जाती है। सबसे पहले इवेपोरेशन, अभी हमने डिस्कस किया इवेपोरेशन क्या होता है क्या नहीं होता। वाटर वेपर्स का बनना लिक्विड फॉर्म से सन की प्रेजेंस में या सन की हीट के कारण। दूसरा ट्रांसपिरेशन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, जब प्लांट अपनी बॉडी के अंदर से एक्सेसिव वाटर को बाहर फेंक देता है, बाहर निकाल देता है वाटर वेपर्स की फॉर्म में, तो उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन इज रेनफॉल या फिर स्नोफॉल, या किसी भी फॉर्म में जो हमारे वाटर वेपर्स थे वो कंडेंस होकर अगर धरती पर वापस गिर जाएं तो उसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। इंटरसेप्शन, ये एक नया टर्म हो सकता है आप लोगों के लिए। इंटरसेप्शन क्या होता है? इंटरसेप्शन होता है पानी का कहीं ना कहीं लॉस हो जाना। अब लॉस हो जाने का मतलब क्या सर? लॉस हो जाने का मतलब ये है कि मान लीजिए बारिश हुई और मान लीजिए 100% बारिश हुई, 100% बारिश में से 60% रन ऑफ बन गया, मतलब बह के पानी नदियों में चला गया। ठीक है, 20% पानी जो था वो प्लांट्स ने ले लिया।
अब बचा 20%, मान लीजिए उसमें से 10% भी इवेपोरेट हो गया किसी तरीके से, बचा 10%, वो कहाँ गया? वो जैसे हमारी छत है तो हमारी छत पे पानी फंस जाता है, या पेड़ों में कहीं ना कहीं पत्तियों में पानी फंस गया, तो वो सब पानी लॉस हो गया। बट इक्विलिब्रियम के लिए तो हमें पता होना चाहिए कि वो पानी गया कहाँ, हमें बताना पड़ेगा इक्वेशन में कि ये पानी गया कहाँ है। तो ऐसे सभी पानी को जो लॉस हो जाता है बीच में कहीं ना कहीं प्रोसेस में, उसे हम इंटरसेप्शन कहते हैं। ठीक है। पांचवा है हमारा इन्फिल्ट्रेशन। इन्फिल्ट्रेशन मतलब ज़मीन का पानी को सोख लेना। और छठा पॉइंट है हमारा रन ऑफ। रन ऑफ हम पहले ही बता चुके हैं। रन ऑफ क्या है? जो एक्सेसिव वाटर होता है जो हमें बहता हुआ दिखता है बारिश के वक्त पे, उसे हम रन ऑफ कहते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा कैचमेंट एरिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैचमेंट एरिया। ये डायग्राम मैंने अपनी नोटबुक में बनाया हुआ था, उसी की मैंने यहाँ पे फोटो लगाई है। तो कैचमेंट एरिया होता क्या है एक्चुअली? द एरिया ऑफ लैंड फ्रॉम विच द रन ऑफ कम इन टू अ स्ट्रीम इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। मतलब क्या हुआ इसका? मान लीजिए ये दो वैलीज हैं, ये दो वैली बनाई है हमने। अगर इनमें पानी गिरेगा, ये मतलब एक वैली बनाई है, दो माउंटेन है दोनों तरफ। अगर मान लीजिए यहाँ बारिश होगी, पानी गिरेगा इन दोनों माउंटेन्स के ऊपर, तो क्या होगा? इस लाइन के, इन दोनों लाइन्स के जो बीच का पानी है वो सब कहाँ आएगा? वो सब वैली में आएगा, है ना। तो ये जो लाइन्स है, ये जो सीधी वर्टिकल लाइन्स है, ये डिवाइड कर रही हैं इस कैचमेंट एरिया को। इनके बीच के एरिया को हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। और यही डिवाइड करती हैं बगल वाले कैचमेंट एरिया से इस वाले कैचमेंट एरिया को। ठीक है। ऑल्सो नोन एज ड्रेनेज बेसिन या ड्रेनेज एरिया और वाटरशेड। किसे कहते हैं? कैचमेंट एरिया के नाम है सब, ड्रेनेज बेसिन, ड्रेनेज एरिया और वाटरशेड। टू कैचमेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय रिज और डिवाइड और वाटर डिवाइड। ये जो लाइन है सीधी सीधी, इन्हें क्या कहते हैं? वाटर डिवाइड कहते हैं, डिवाइड कहते हैं, या फिर रिज कहते हैं। ठीक है। नीचे आप देखोगे तो नीचे वाला जो डायग्राम है उसमें आपको और क्लियरली पता चलेगा। जो ऊपर डैश डैश वाली लाइन है वो एक रिज है, ऊपर नीचे, और बीच में आपकी मेन कैनाल है या मेन रिवर है जिसके अंदर पानी इकट्ठा हो रहा है, मेन स्ट्रीम है। और दोनों तरफ से जो पानी है, ये मान लीजिए माउंटेन्स हैं, दोनों तरफ से पानी बीच में आ रहा है। ठीक है। तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। ये एक और एक 3 डायमेंशनल डायग्राम है आपके समझने के लिए। ये पूरी रिज है दोनों तरफ, और जो भी पानी यहाँ गिरेगा, वो बीच में इस मेन चैनल में आ जाएगा। ठीक है। एक नोट पॉइंट आपके लिए लिखा है, एक ये कैचमेंट, तो मान लीजिए ये पानी मेन में आया और ये आगे चला जाएगा। क्लोज कैचमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है। क्लोज कैचमेंट क्या होता है? जब इस तरीके से जो हमारा कैचमेंट है वो इस तरीके का हो कि वहाँ से कहीं पानी बाहर ना जा सके। मान लीजिए पानी बीच में फंस के रह जाए, तो क्या हो जाएगा? बीच में लेक की फॉर्म ले लेगा वो, है ना, या कोई वाटर बॉडी बन जाएगी। जब इस तरह का स्ट्रक्चर हो हमारे पास, इस तरह की सराउंडिंग हो, तो हम इसे क्लोज कैचमेंट कहते हैं। इफ द कैचमेंट हैज नो आउटलेट पॉइंट इज कॉल्ड अ क्लोज कैचमेंट। ठीक है। वाटर कन्वर्ट्स टू अ सिंगल पॉइंट इनसाइड द बेसिन नोन एज सिंक, which may be a permanent lake or a point where surface water is lost underground। या तो वो लेक हो सकती है, या फिर वो एक ऐसा पॉइंट हो सकता है जहाँ से पानी सीधा सीधा अंडरग्राउंड चला जाए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आएगा कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से आएगा, वाटर बजट इक्वेशन। तो वाटर बजट इक्वेशन क्या होती है? ये एक इक्वेशन है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डील करती है। ठीक है। ये क्या कहती है? ये कहती है कि जितना भी मास इनफ्लो होगा, किस चीज़ का मास, क्या नाम है, वाटर का मास, जो भी इनफ्लो मास होगा उसमें से जो हम आउटफ्लो मास को माइनस कर देंगे तो होगा क्या? हमें चेंज इन स्टोरेज मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ इस बात का सर? मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी पानी है, ठीक है, और आपने उसके अंदर क्या नाम है 5 लीटर्स वाटर डाला और उसमें 3 लीटर वाटर निकाल दिया, तो बाल्टी के अंदर कितना लीटर पानी आया? हम कहेंगे सर 5 - 3 2 लीटर पानी आया। तो यही हमारी चेंज ऑफ स्टोरेज है। ठीक है। अभी हमने बाल्टी की बात की है, जब हम रिजर्वायर्स की बात करेंगे तब भी यही सेम तरीका चलेगा। ठीक है। मास इनफ्लो माइनस मास आउटफ्लो इक्वल्स टू चेंज इन स्टोरेज। ठीक है। वॉल्यूम के टर्म्स में भी कर सकते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ इनफ्लो माइनस वॉल्यूम ऑफ आउटफ्लो इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ चेंज ऑफ स्टोरेज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? वो रन ऑफ निकालने के लिए पूछ सकता है आपको, वो आपको प्रेसिपिटेशन दे देगा, आपको लॉसेस दे देगा, पूछेगा रन ऑफ कितना हुआ। ठीक है। या फिर वो आपको चेंज इन स्टोरेज में पूछ सकता है। चेंज इन स्टोरेज का कैसे पूछेगा? वो आपको प्रेसिपिटेशन दे देगा कि बारिश कितनी हुई, रन ऑफ बता देगा कि बहा कितना पानी, और लॉसेस बता देगा कि बीच में कहीं लॉसेस कितने हुए। तो आप उससे क्या बता दोगे कि स्टोरेज में कितना चेंज आया होगा। ठीक है। रेजिडेंस टाइम, हमने शुरुआत में एक शब्द पढ़ा था, रेजिडेंस टाइम क्या होता है, तो उसी की बात कर लेते हैं। रेजिडेंस टाइम होता क्या है? द एवरेज ड्यूरेशन फॉर अ वाटर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू अ सिस्टम सब सिस्टम ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। जब भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के एक किसी कंपोनेंट के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल को जितनी देर रहने का मौका मिलेगा, उसी वक्त को उसका रेजिडेंस टाइम कहते हैं। मतलब कैसे होगा, क्या समझ में आया इसका? समझ में ये आया, मान लीजिए वाटर वेपर्स बने, वाटर वेपर्स बन के क्लाउड की फॉर्म में ऊपर जाके इकट्ठे हो गए, और फिर हवा के सहारे वो एक जगह से दूसरी जगह गए,
और मान लीजिए जहाँ उन्हें जाके बारिश की फॉर्म में नीचे गिरे तब तक उन्हें 4 दिन हवा में रहना पड़ा, आकाश में रहना पड़ा, तो उन 4 दिन को उसका रेजिडेंस टाइम कहेंगे उस सिस्टम के लिए। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन भी दिया है मैंने आपको। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, द वॉल्यूम ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इज 12,000 किलोमीटर क्यूब। ठीक है, हमें वाटर वेपर्स का वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें कहा है कि प्रेसिपिटेशन पर ईयर किस रेट से हो रही है, 5 लाख किलोमीटर क्यूब पर रेट से प्रेसिपिटेशन हर साल हो रही है। ठीक है, तो हमें रेजिडेंस टाइम निकालना है कि ईच मॉलिक्यूल को कितना वक्त लगा होगा, कितना वक्त वो रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे हम, हमें पता है स्टोरेज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ मॉइस्चर, कितने मॉइस्चर की फॉर्म में स्टोर था, 12,000 किलोमीटर क्यूब स्टोर था। फ्लो ऑफ वाटर इन प्रेसिपिटेशन, फ्लो किस रेट से हो रहा है, 5 लाख किलोमीटर क्यूब पर ईयर से हो रहा है। तो ऊपर हमारे पास वॉल्यूम है, नीचे हमारे पास वॉल्यूम पर ईयर है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें ईयर में डाटा मिल जाएगा, 12,000 अपॉन 5 लाख करेंगे हम तो 0.024 ईयर्स आ जाएगा। इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 365 डेज से, तो हमें क्या मिल जाएगा, पर डे में हमें डाटा मिल जाएगा 8.76 डेज आ जाएगा, जो नियरली 8.8 डेज के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो पानी है, वो जो मॉइस्चर का हर एक मॉलिक्यूल है, वो करीब 8.8 डेज के लिए इन्वायरमेंट में रहेगा, एटमॉस्फेयर में रहेगा। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि बाय एंड लार्ज हाइड्रोलॉजी है क्या। फॉर एनी डाउट्स कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर टेलीग्राम चैनल और मेल अस ऑन आवर मेल आईडी। लिंक्स अभी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।